सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज का चैप्टर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो सिचुएशन के एतबार से, पोजीशन के एतबार से यूज़ किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन ब्रॉड टर्म है। सेल मेम्ब्रेन में सारे मेम्ब्रेन आ गए, चाहे वो मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री हो, चाहे वो मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन हो वो हों, सारे को हम ये सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अर्थ होता है सरफेस मेम्ब्रेन, सेल का सरफेस मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल और टिश्यू फ्लूइड के बीच में ये बैरियर, ये बाउंड्री ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। आउटर बाउंड्री के होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक कोटिंग आ जाती है सीमेंटिंग सब्सटेंस की, यानी और इस वजह से इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक टर्म और आता है प्लाज्मा लेमा, यानी सेल मेम्ब्रेन विदाउट सीमेंटिंग सब्सटेंस, इसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अक्सर आपने अमीबा के बाहरी बाउंड्री में देखा होगा कि वहाँ पर प्लाज्मा लेमा लिखा रहता है। उसका मेम्ब्रेन बिल्कुल लिक्विड की तरह है, जेल की तरह है, उस पर कोई कोटिंग नहीं है। कहीं से भोजन प्रवेश कर जाता है, कहीं से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर हो जाते हैं। नेकेड मेम्ब्रेन है वो। तो जहाँ सीमेंटिंग सब्सटेंस नहीं है उसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, जैसे अमीबा के केस में हम देखते हैं आउटर बाउंड्री। ठीक उसी तरह से आप देखें कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम हो गए, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो तो सेल के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। और ये मेम्ब्रेन भी विदाउट सीमेंटिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी यह मेम्ब्रेन भी सिमिलर टू प्लाज्मा लेमा। प्लांट सेल के केस में देख लीजिए, प्लांट सेल में अगर सेल वॉल रिमूव कर दीजिए तो वो बिल्कुल नेकेड मेम्ब्रेन हो जाता है, वो भी उसकी सिमिलरिटी प्लाज्मा लेमा की तरह है। सेल मेम्ब्रेन एक ब्रॉड सेंस है, जैसा कि मैंने बताया। अब चैप्टर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं। आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल की खोज सर्वप्रथम 1905 में गार्टर ग्रेंडल ने की, और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह लिपिड की 2 स्तरीय संरचना है, यानी लिपिड के 2 रोज होते हैं, 2 लेयर होते हैं, और इसलिए लिपिड बाई लेयर का है। डैनियल डेवसन 1935 में इन्होंने कहा कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन यह सिर्फ लिपिड का बना नहीं होता, बल्कि इसके साथ प्रोटीन भी इसमें भागीदारी होते हैं, अर्थात यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। उन्होंने कहा कि लिपिड के जो 2 लेयर हैं वो अंदर में होते हैं, और उनके ऊपर बाहर के और दोनों मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद 1953 में यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल प्रोड्यूस किया गया रॉबर्टसन के द्वारा। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही है, लिपिड लेयर अंदर होते हैं 2 लेयर, और ऊपर जो प्रोटीन का लेयर होता है वो एकदम कंप्लीट होता है, यानी बीच में लिपिड, ऊपर प्रोटीन और नीचे प्रोटीन। जैसे एक ब्रेड यहाँ और एक ब्रेड यहाँ, और बीच में वेजिटेबल्स रख लिया है, चिकन रख लिया, तो वेजिटेबल से सैंडविच और चिकन सैंडविच हो गया। उन्होंने कहा क्या बिल्कुल सैंडविच की तरह इसकी व्यवस्था होती है, ऊपर में प्रोटीन, नीचे में भी प्रोटीन, और बीच में जो है वो लिपिड होते हैं। ये सारे ओल्ड मॉडल्स हैं। ये ओल्ड मॉडल्स डिस्कार्ड हो गए। इसका कारण हम लोग जानेंगे कि क्यों डिस्कार्ड कर दिए गए सारे मॉडल्स को।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रस्तुत किया और यह आज तक यह मॉडल मान्य है। क्या कारण है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को मान्य कर दिया गया और इससे पहले जितने भी मॉडल्स थे ओल्ड मॉडल सबको डिस्कार्ड कर दिया गया? कारण क्या है ये हमें समझना होगा, यही बारीकी है। तो इस मॉडल में क्या परिवर्तन हुआ? इस मॉडल में एक खास परिवर्तन ये हुआ कि पुराने जितने मॉडल्स थे उन्होंने कहा है कि प्रोटीन बाहरी सतह पे होते हैं, मेम्ब्रेन के आउटसाइड और मेम्ब्रेन के और लिपिड के ऊपर और लिपिड के नीचे। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि बीच में भी जो है वो प्रोटीन होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। इस मॉडल में ये बताया गया कि लिपिड लेयर सुपर इम्पोज तो होते ही हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से, लेकिन इनके बीच में भी प्रोटीन होता है जो पूरे लिपिड लेयर को कवर करता है। सिर्फ एक विशिष्ट परिवर्तन की वजह से इसको मान्य कर जाएगी। इसका लॉजिक समझिए। मुख्यतः जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरफेस मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। इसके साथ ऊपर में कार्बोहाइड्रेट भी है निर्मित कंजुगेटेड फॉर्म में। अगर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ सटा हुआ है तो लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये ग्लाइकोलिपिड अगर प्रोटीन के साथ सटा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो मुख्यतः हम क्या देखते हैं कि यह लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो जब ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है और इसका मुख्य कार्य है परमिएबिलिटी, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये टिश्यू फ्लूइड से अपने सेल से बाहर सब्सटेंसेस को सेल के अंदर करता है और सेल के अंदर से अनवांटेड सब्सटेंस को जो है सेल के बाहर करता है। ये मेम्ब्रेन बैरियर का, ये आउटर बाउंड्री का ये काम है, ये इस दरवान का यही काम है। ये परमिशन जिसको देगा वही अंदर आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका ये जो संरचना है वो लिपिड प्रोटीन की है। जाहिर सी बात है कि यह दो ही तरह के पदार्थ को अपने अंदर लेगा। एक वो पदार्थ जो लिपिड में घुलनशील है और एक वो पदार्थ जो प्रोटीन में घुलनशील है। लेकिन एक कंडीशन है, जो सब्सटेंसेस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो प्रोटीन में नहीं होते, और जो सब्सटेंसेस प्रोटीन में सॉल्युबल होती हैं वो लिपिड में नहीं होती। चलिए हम अगर बात करें कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, तो लिपिड से डायरेक्ट, क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसके बीच में जगह होती है, उस जगह से माइक्रो गैप से जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो तो लिपिड के दरिया को पार करके अंदर चली आएगी। व्हाट्स अबाउट प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस? ओल्ड मॉडल के हिसाब से अगर मान लीजिए कि बाहर में प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस को ले लिया, अब ये ट्रांसफर कैसे करेगा? क्योंकि एकदम निचली सतह पे है प्रोटीन है, बीच में लिपिड के दरिया है। जो प्रोटीन में सॉल्युबल है वो लिपिड में इनसॉल्युबल है, बीच में लिपिड के तहत। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुराना मॉडल है वह लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को बताता है, लेकिन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा यहाँ फेल हो जाता है। यही बात न्यू मॉडल में ऐड किया गया। सिंगर एंड निकोलसन ने जो अपना मॉडल दिया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉडल है और इसमें ये जो एक इंटरमीडिएट प्रोटीन, जो ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन को जो दर्शा गया, यहाँ समस्या सॉल्व हो गया कि अब प्रोटीन सॉल्युबल सब्सटेंस भी अब इस प्रोटीन चैनल के द्वारा आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल चली जाएगी। यही वजह है कि इसको मान्यता मिली। जो मेजर डिफरेंस पुराने मॉडल में है वो ये एक और भी बात है। पुराना मॉडल कहता है क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि यह पोरस है, चलनी की तरह छिद्रित है, माइक्रो पोर्स हैं इसके अंदर।
और ये पोर्स अस्थाई है, परमानेंट। न्यू मॉडल कहता है नहीं, ये पोर्स अस्थाई नहीं है, टेम्पररी हैं। ज़रूरत बनने पर परमेबिलिटी जब बढ़ा दी जाती है और सब्सटेंस को जब अंदर लेना होता है तब ये पोर बनते हैं, फिर पोर विलीन हो जाते हैं, या पोर बंद रहते हैं, उन्हें खोल दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट जाने के बाद पोर को ढक दिया जाता है। ये इसमें दूसरा जो है मेजर डिफरेंसेस है। तो ये रही बात, यही वजह है कि यह इसको सिंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को मान कर लिया गया। अब रही बात कि इसका नाम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों पड़ा। फ्लूइड्स का अर्थ है लिक्विड, द्रव। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, खास करके जो लिपिड वाला लेयर है, वो पानी के लहर के तरह हर वक्त गतिमान रहता है। वो स्थिर ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर वेव के तरह वो उसमें लचीलापन पैदा होता है, वो लचकता रहता है। और यह नेचर जो है ये दिखाता है कि यह इसके अंदर फ्लूइडिटी है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड पड़ा। लिपिड को ऐसे भी अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो फ्लूइडिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर चर्बी या वसा को या घी को गर्म कर दें तो पिघल के लिक्विड बन जाए। तो वहाँ जब टेम्परेचर, जब किसी सब्सटेंस की परमिबिलिटी, सब्सटेंस के लिए परमिबिलिटी बढ़ाई जाती है तो मेम्ब्रेन का टेम्परेचर पहले इंक्रीज़ किया जाता है। जब मेम्ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसमें जो है ये प्रोटीन उस लिक्विड में एक मोज़ाइक का काम करता है। पहले आपने देखा होगा कि आज टाइल्स लग रहा है, पहले घरों में या दीवारों पे, है ना, वो छोटे छोटे स्टोन चिप्स या शिप्स के टुकड़े जगह जगह दिखाई देते थे, उसको मोज़ाइक वर्क कहते थे। ठीक वैसे ही लिक्विड के अंदर ये प्रोटीन जगह जगह धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिससे मोज़ाइक कहते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। इस पर प्रश्न CSIR भी आया था साइंस रिपोर्टर में, एक रिपोर्ट कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड लाइक। अभी जो मैंने बताया यही इसका उत्तर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड लाइक क्यों कहते हैं। तो ये रही बात इसकी विशेषता और मोज़ाइक की पैटर्न की बात। अब आप देखें कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक्शन है, मेन फंक्शन जो है वो परमिएबिलिटी है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो वो है, पहली प्रक्रिया है इसका डिफ्यूज़न का। ये डिफ्यूज़न दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूज़न और एक फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न है क्या? सॉल्यूट या गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जिधर गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे या सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे मेम्ब्रेन के आउटसाइड, और मेम्ब्रेन के इनसाइड में ये गैसेस पार्टिकुलर जिनके बीच में एक्सचेंज होना है और सॉल्यूट कम है, तो यह बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ये डायरेक्ट लिपिड को क्रॉस करता हुआ अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस डायरेक्ट लिपिड को पार नहीं कर सकती, वो उन्हें कैरियर प्रोटीन का सहारा लेना पड़ता है। यानी उस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ही होगा, और ये सारा का सारा पैसिव डिफ्यूज़न है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता। क्योंकि अगर हम इस सब्सटेंस को हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं, हायर से मूवमेंट कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर। ठीक उस तरह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में वो ट्रांसपोर्टेशन जो सब्सटेंस का होगा वो कैरियर प्रोटीन के द्वारा होगा, वो प्रोटीन उसको कैरी करके और बाहर से अंदर की तरफ ले जाएगा। इसके बाद अब देखें कि यह प्रक्रिया जो डिफ्यूज़न की मैं बात कर रहा था,
इसे हम, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो इसे हम पैसिव डिफ्यूज़न कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि सेल के बाहर वो सब्सटेंस कम मॉलिक्यूल में है और सेल के अंदर ज़्यादा है, फिर भी सेल को ज़रूरत है उस सब्सटेंस की, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। तो जब हम किसी सब्सटेंस को लो से ऊपर की तरफ अगर मूव करेंगे, अगर लो से हम किसी सब्सटेंस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसमें ये अपने से नहीं जाएगा, इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए यह प्रोसेस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जिसमें एनर्जी एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक करता है और वहीं एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक करता है, एनर्जी रिलीट होती है, जो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक अंश का प्रोटीन चैनल के द्वारा, प्रोटीन पोर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फ्रॉम आउटसाइड द इनसाइड। लेकिन सेकेंडरी में दो सॉल्यूट का, उसमें एक सॉल्यूट का होगा, इसमें दो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जैसे एन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो ये प्रोटीन अपने सब्सटेंसेस को आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ कैसे ले आएगा। पहले का कंसेप्ट ये था कि यह प्रोटीन रोटेट करता है, जैसे ये सब्सटेंस हुआ और ये प्रोटीन हुआ, ये सब्सटेंस बाहर से आकर यहाँ इसमें फिट हो गया और ये क्या किया कि यह रोटेट किया ऐसे अंदर की तरफ और फिर ये अंदर सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अंदर चला गया और फिर ये अपने पोजीशन पे वापस चला गया। लेकिन अभी लेटेस्ट जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, यानी ये सब्सटेंस अपने पोर को वाइड कर देते हैं और इस तरह से सब्सटेंस इनके बीच में चला आता है और फिर यह पीछे वाले सब्सटेंस को वाइडन कर देते हैं, ऐसे वाइडन कर देते हैं, जिसके वजह से वो सब्सटेंस अंदर चला जाता है, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है और ये फिर फैल जाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं। जो कुछ डायग्राम है उस डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे। अब रही बात ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट्स का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी अगर वाटर का मूवमेंट, यानी सेल के बाहर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी की कमी है, तो पानी बाहर ज़्यादा है तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, तो यह हायर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस। वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ याद रखने की बात है, सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हायर टू इट्स लोअर, यानी वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन कम हो। सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन के केस में आप देखेंगे तो बाहर जो है अगर वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, तो वो कंडीशन लो कंसंट्रेशन कहलाएगा। और सेल के अंदर वाटर कम है और सॉल्ट ज़्यादा है सॉल्यूशन में,
तो यह क्या कहलाएगा उसके हिसाब से? हाई कंसंट्रेशन। इसलिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन के टर्म पे नहीं लेना है, उस मॉलिक्यूल के टर्म पे लेना है जिस मॉलिक्यूल का गमन हो रहा है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल यानी अधिक वाटर मॉलिक्यूल बाहर में है और सेल में कम वाटर मॉलिक्यूल है, इसीलिए जो ऑस्मोसिस होगा वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल में होगा, न कि वाटर टू सॉल्ट। तो फ्रॉम इट्स हायर वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यह ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कब तक होता रहता है, क्यों होता है? ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कब डेवलप होता है? ये पोटेंशियल कब डेवलप होता है? जब सेल के दोनों तरफ आउटसाइड और इनसाइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड सॉल्यूशन का या उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूट का, उस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ये जब कंसंट्रेशन बराबर नहीं होंगे तो वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा और जिधर कम होगा उधर उस वक्त तक जा कर के जब तक कि वो इक्विलिब्रियम नहीं प्राप्त कर लेता, एक समान अवस्था नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक होता रहता है। ठीक है। और यही वजह है कि जब सेल का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अगर उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का उतना ही मात्रा है जितना सेल के बाहर है, तो वैसे कंडीशन में न तो ऑस्मोसिस होता है, न ही डिफ्यूज़न होता है। इस तरह के कंडीशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। खास करके ये ऑस्मोसिस के केस में या टोनिसिटी ऑफ द प्लाज्मा के केस में इस तरह का टर्म हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। खास करके देखना होगा आपको कि ये पैरासाइट जो होते हैं या सी अमीबा हो गए या हमारे बॉडी के अंदर एंटम्बुआस्क्लेरोटिका हो गए या जो भी पैरासाइट हैं, ये अपनी कंडीशन को आइसोटोनिक बना लेते हैं ताकि इनके अंदर कोई ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूज़न की प्रक्रियाएं से ये बचे रहें। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, मान लीजिए एक आरबीसी है हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स है, और उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में हमने डाल दिया। हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा गाढ़ा हो, जैसे सी वाटर कह लीजिए, और हमारा आरबीसी जो है उसके अंदर सी वाटर के कंपैरिजन में लो सॉल्ट है, वाटर ज़्यादा है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में अगर हम आरबीसी को डालेंगे तो क्या होगा कि आरबीसी से जो वाटर है उसका लॉस हो जाएगा और आरबीसी का जो शेप है वो श्रिंक कर जाएगा सेल। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। यानी एक्स ऑस्मोसिस का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का बाहर की तरफ मूव होना, सेल से बाहर, मेम्ब्रेन से बाहर मूव होना। और वही कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि हमारा आरबीसी का नॉर्मल कंडीशन है और बाहर में एक ज़्यादा पानी वाला लो कंसंट्रेशन लिक्विड में अगर उसको डालते हैं, फ्रेश वाटर में उसको डालते हैं, तो क्या होगा? फ्रेश वाटर हमारे आरबीसी में वो टेंड टू इंटर, अंदर वो प्रवेश करने लगेगा और आरबीसी का साइज़ बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आए, इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। इसमें सेल का साइज बढ़ जाता है। अगर न रोका जाए एंड ऑस्मोसिस तो सेल ब्रस्ट कर सकता है। ये है ऑस्मोसिस की प्रक्रियाएं। और ऑस्मोसिस का दो रूप, एक एक्स ऑस्मोसिस और दूसरा एंड ऑस्मोसिस आपने देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसके अलावा भी फंक्शन है और उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, और वो है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। सेल के अंदर जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपने देखा होगा, उस समय क्या होता है कि लिक्विड सब्सटेंस से सेल ड्रिंक करता है, जिसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। यह पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। और जब सॉलिड सब्सटेंस को ये किसी बैक्टीरिया को या फूड सब्सटेंस को ये लेता है, इनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये बाहर निकालता है तो इसको कहते हैं कि यह एक्साइटोसिस कर रहा है। ये इन साइटोसिस और एक्साइटोसिस, ये जो प्रक्रियाएं हैं,
यह भी एनर्जी इन्वॉल्व है और ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम कुछ बातें करेंगे विशेषतर करके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खूबियों के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा इम्पोर्टेंस है या सेल सरफेस का बड़ा इम्पोर्टेंस है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जहाँ नर्व नहीं है वहाँ सेंसेशन का काम, बाहरी इन्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन का काम इनको सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। यानी वहाँ ये सेंस ऑर्गन्स का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पर यह नर्व सेल या सेंसरी सेल डेवलप नहीं हुए हैं जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। व्हाट इज लाइपोसोम? लाइपोसोम आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन। ये हर फार्मा इंस्टीट्यूट में, जहाँ मेडिकल रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे दवाओं को रिसर्च की जाती है, सबसे पहले उस दवा को सेल मेम्ब्रेन का, आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन बनाया जाता है और वहाँ पर इस दवा को हम टेस्ट करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले मैन या ऑर्गेनिज्म में इस दवा का टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम उसको आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन डालते हैं। उस आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन का नाम है लाइपोसोम। अब यहाँ आप डायग्रामेटिक चीज़ को देखें, मैं दिखाना चाहता हूँ।